हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस 4 लेक्चर में हम लोगों ने कोलाइडी विलयन से रिलेटेड कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन के कितने प्रकार होते हैं और कोलाइडी विलयन कैसे बनाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलाइडी विलयन के गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कोलाइडी विलयन की क्या प्रॉपर्टी है तथा इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे कि ब्राउनी मूवमेंट, टिंडल प्रभाव, कोलाइडी कणों का आवेश, स्कंदन, विद्युत कणों का संचलन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यदि अगर हम बात करें कोलाइडी विलयन के गुणों के बारे में, तो इनके गुणों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो सामान्य गुण है, दूसरी कैटेगरी है काइनेटिक प्रॉपर्टी, तीसरी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और फोर्थ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इन चारों प्रॉपर्टी में अलग अलग और प्रॉपर्टी अर्थात गुण दिखाई देंगे, जिन्हें हम लोग हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि सामान्य गुण में हम लोग पढ़ेंगे विषमांगी प्रकृति, अस्थिरता, सतही क्षेत्रफल, रंग और अवसादन। वही बात करें अगर हम काइनेटिक प्रॉपर्टी की, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि है ब्राउनी मूवमेंट, जिसे हम ब्राउनी गति कहते हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। वही बात करें अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी अर्थात ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी कणों पर आवेश, विद्युत कण संचलन प्रभाव और स्कंदन। तो इसमें स्कंदन और कोलाइडी कणों का आवेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर जो कोलाइडी विलयन के प्रॉपर्टी हैं अर्थात इनके जो गुण हैं, उन्हें हम 10 हेडिंग में डिस्कस करेंगे, जिन्हें मैंने क्रम वाइज दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे विषमांगी प्रकृति की। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो कोलाइडी कण होते हैं, इनके कणों का जो आकार होता है 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच होता है। और कोलाइडी कणों की जो अवस्था होती है, जो इसमें विलेय कण होते हैं, उसे हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का जो आकार होता है बहुत बड़ा होने के कारण कोलाइडी विलयन हमेशा विषमांगी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसमें आपको बस यही याद रखना है कि कोलाइडी कण कैसे होते हैं, विषमांगी प्रवृत्ति के होते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे हेडिंग की, जो कि है अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी। द्रव स्नेही कोलाइडी की तुलना में द्रव विरोधी कोलाइडी का स्थायित्व कम होता है, क्योंकि जो द्रव विरोधी कोलाइडी के कण होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिसके कारण वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण नीचे की ओर बैठने लगते हैं और इसे हम बोलते हैं निलंबन। और निलंबन अर्थात जितने भी आपके द्रव विरोधी कोलाइडी होते हैं जनरली वही अस्थिर होते हैं, क्योंकि उनके कण बड़े होने के कारण नीचे बैठते हैं, जबकि जो द्रव स्नेही कोलाइडी होते हैं वो प्रायः आपके स्थायी होते हैं, क्योंकि इनके कण छोटे होते हैं, इसलिए यह विलयन में घूमते रहते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको जब द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी में अंतर बताया था, तो उसमें एक पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी होते हैं वो स्थायी होते हैं, जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइडी होते हैं वो अस्थायी होते हैं। बढ़ते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है सतही क्षेत्रफल अर्थात सरफेस एरिया। कोलाइडी निलंबन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का सतही क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यह एक उत्तम अधिशोषक एवं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो कोलाइडी निलंबन होता है अर्थात जो कण नीचे की ओर बैठते हैं, वे क्या होते हैं, बहुत अधिक सरफेस एरिया को लेते हैं और अधिक सरफेस एरिया होने के कारण जो इनकी अधिशोषक क्षमता होती है एवं जो इनकी उत्प्रेरक प्रॉपर्टी होती है वो अधिक होती है। अब अधिशोषक क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो जब मैं आगे आपको उत्प्रेरक पढ़ाऊंगा वहाँ पर ये पॉइंट आएगा, तो मैं आपको वहाँ पे वो पॉइंट को समझा दूंगा। बस यहाँ पर आप सिंपली इस पॉइंट को याद रखें। बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है रंग अर्थात कलर। तो कोलाइडी विलयन का रंग परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा परिकिरणित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के कारण भिन्न भिन्न होता है। यह परिकिरणित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कोलाइडी कणों के आकार व प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था उसे कहते हैं जो कण खुले जाते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर ही इनके कलर डिसाइड होते हैं। तो ये कण कैसे होते हैं, इनका आकार कैसा है, उसी आधार पर कोलाइडी विलयन का रंग होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर हम सिल्वर सॉल ले लें, तो उनके जो कणों का आकार होता है वो होता है 6 × 10⁻⁵ mm होने के कारण इनके सॉल का जो रंग होता है वो पीला नारंगी होता है। लेकिन इनका कणों का आकार जब 9 × 10⁻⁵ mm होता है, तो इनके सॉल का रंग जो होता है लाल नारंगी होता है। तो यहाँ पर कणों के आधार पर ही इनके कलर बदल रहे हैं। अगर जैसा कि मैंने बताया कि जो सिल्वर सॉल होते हैं, अगर उनके कण का आकार
6×10⁻⁵ mm है तो रंग पीला नारंगी है, लेकिन वहीं कण का आकार 9×10⁻⁵ mm है तो सॉल का रंग कैसा हो गया, लाल नारंगी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ क्वालिटी की, जो कि है अवसादन, जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। यदि कोलाइडी विलयन को अपकेंद्र मशीन में रखकर तेजी से घुमाया जाए तो इसमें उपस्थित कोलाइडी कण निषादित हो जाते हैं, अर्थात नीचे बैठ जाते हैं, और यही प्रक्रिया कहलाती है अवसादन। और इस विधि द्वारा बृहद अणुओं का मूलत द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो फर्स्ट लेक्चर में आप सभी को मैंने बताया था कि जो कोलाइडी विलयन है उनको सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है उसके द्वारा इनके कणों को नीचे बैठाया जा सकता है। तो सेम टॉपिक वो यहाँ पर आया है कि अवसादन होता क्या है, कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एक मशीन आती है अपकेंद्र मशीन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, उसमें क्या होता है वो बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, और उस रोटेशन के कारण जो होता है विलय के कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, और नीचे बैठने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं अवसादन। और इस विधि द्वारा क्या कहते हैं कि जो कोलाइडी विलयन में बड़े अणु हैं उनका मूलत द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो आपको इमेज में मैं दिखा देता हूँ कि कैसा अपकेंद्र मशीन होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगली प्रॉपर्टी की, जो कि है ब्राउनी गति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ब्राउनी गति होता क्या है। तो एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन थे, जो कि एक वनस्पतिज्ञ अर्थात बॉटनिस्ट थे। आप सिंपली ये जानिए कि ये एक जीव वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने पता लगाया कि यदि कोलाइडी विलयन का अध्ययन अति सूक्ष्मदर्शी से किया जाए तो इस विलयन में जो परिक्षिप्त अवस्था होती है, अर्थात जो विलय के कण होते हैं, वो निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, इस गति को ही हम बोलते हैं ब्राउनी गति। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जो विलय के कण हैं वो किसी भी दिशा में किसी भी स्पीड से इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनके कणों का घूमना ही कहलाता है ब्राउनी गति। आइए मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि कोलाइडी कण में जो विलय के कण होते हैं अर्थात परिचित प्रावस्था होती है, वो रैंडमली घूम रही है, और यही कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट। इसकी खोज सर्वप्रथम 1827 में एक बॉटनिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जैसा कि मैंने बताया था आपको, और उन्होंने ही इस घटना को नाम दिया ब्राउनियन मूवमेंट, और ये नाम उन्होंने अपने नाम पर ही दिया। आइए मैं आपको और विधि द्वारा समझा देता हूँ कि ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है। तो जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों और देखते हैं कि किसी भी रोशनदान से जब लाइट आती है तो उस लाइट में आपको अनेक धूल के कण घूमते हुए दिखाई देते हैं। आपने ज़रूर ये घटना देखी होगी। सेम वैसे ही कोलाइडी विलयन में जो विलय के कण होते हैं वो मूव करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए जानते हैं कि ब्राउनी गति होती क्यों है। तो ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है, क्योंकि जो परिचित प्रावस्था अर्थात जो विलय के कण होते हैं वो आपस में टकराते हैं, और इस टकराने की वजह से कोलाइडी कणों के बीच एक मोशन उत्पन्न होता है, एक मूवमेंट उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्राउनी गति। अगला कारण है ब्राउनी गति के कारण कोलाइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। नेक्स्ट है कोलाइडी कणों का जो आकार बड़ा होने के कारण ब्राउनी गति कम होने लगती है, क्योंकि अगर कण बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, नीचे बैठने लगते हैं। तो कोलाइडी कणों में कणों का जो आकार होना चाहिए अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राउनी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं विलयन की जो सांद्रता होती है अधिक होने पर ब्राउनी गति भी कम हो जाती है। तो सांद्रता से मतलब आप बस ये रखिए कि विलयन गाढ़ा हो, अगर विलयन अधिक गाढ़ा हुआ तो ब्राउनी गति कम होगी। और लास्ट जो कारण है ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उनके कण जो होते हैं बहुत तेज़ी से आपस में टकराने लगते हैं, और इस कारण जो ब्राउनी गति है वो बढ़ जाती है। तो ये था आपका टॉपिक ब्राउनी गति, जो कि कोलाइडी विलयन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं टिंडल प्रभाव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं टिंडल प्रभाव होता क्या है। तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि यदि प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश पुंज को यदि हम अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो कोलाइडी कण प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं, जिसके कारण कोलाइडी कण प्रकाश के पथ में चमकते हुए दिखाई देते हैं, और इस घटना को ही हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ टिंडल प्रभाव होता क्या है। तो टिंडल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता लगाया कि जब हम अंधेरे में किसी प्रकाश को, खासकर लेजर लाइट भी ले सकते हैं आप, तो यदि हम किसी लाइट को अगर हम कोलाइडी सॉल्यूशन से गुजारते हैं, तो जब हम उससे गुजारते हैं तो जो लाइट होती है, तो लाइट कोलाइडी विलयन के कणों से क्या कहते हैं, टकराते हैं, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा होगा। तो इस प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि कोलाइडी कण प्रकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। जब उन पर लाइट पड़ती है कोलाइडी कणों के ऊपर, तो क्या होता है कि जो
कोलाइडी कण हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, और इसी घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो आइए इस पूरी घटना को हम एनिमेशन वीडियो के थ्रू देखते हैं और समझते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि यदि लाइट को हम ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंडेड सोल्यूशन और कोलाइडी विलियन से गुजारते हैं तो क्या होता है। हम तीनों में इसे डिमॉन्स्ट्रेट करके देखेंगे। तो आइए एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो यदि अगर हम 3 बीकर लें और तीनों में पहले डिस्टिल वाटर लेते हैं, और पहले बीकर में कुछ नहीं डालते हैं, बस डिस्टिल वाटर ही रहता है। दूसरे वाले बीकर में हम लोग शुगर का सोल्यूशन डालते हैं, मतलब शुगर को डालते हैं, और तीसरे बीकर में डिस्टिल वाटर में हम डालेंगे मिल्क, दूध। अब यदि हम आपके जो केवल डिस्टिल वाटर है उससे लेज़र लाइट पास करते हैं तो क्या होता है। तो पहला बीकर जिसमें कि डिस्टिल वाटर था, जब हम उसमें लेज़र लाइट को पास करते हैं तो उसमें कोई भी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। अब वही बात करते हैं दूसरे वाले बीकर में जिसमें कि हम लोगों ने शुगर सोल्यूशन डाला है, उसमें भी लेज़र लाइट पास करते हैं, उसमें क्या होता है आइए देखते हैं। तो जब हम दूसरे बीकर जिसमें कि डिस्टिल वाटर और शुगर था उसमें भी लेज़र लाइट पास करते हैं तो उसमें कोई भी इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता। फाइनली जब हम तीसरे वाले बीकर में देखते हैं जिसमें कि हम लोगों ने डिस्टिल वाटर और दूध मिलाया हुआ है, उसमें जब हम लोग लेज़र बीम पास करते हैं तो आपको लेज़र बीम क्लियर जाती हुई दिखाई देती है, और यही घटना कहलाती है टिंडल प्रभाव। तो आइए समझते हैं कि हमें जो मिल्की वाटर थी अर्थात जो कोलाइडल सोल्यूशन था उसमें क्यों ऐसा प्रभाव दिखाई दिया। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा कि हम लोगों ने सिर्फ डिस्टिल वाटर लिया था, तो उसमें जो डिस्टिल वाटर होते हैं वो मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं जिसकी वजह से हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देता। वही बात करें हम दूसरे वाले बीकर में जिसमें कि हम लोगों ने डिस्टिल वाटर में शुगर का सोल्यूशन मिलाया था, तो शुगर के जो मॉलिक्यूल होते हैं हम सभी जानते हैं कि वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो एक तरह से उसमें केवल एक ही अवस्था रह जाती है, अर्थात ये सिर्फ होमोजीनस कंडीशन में ही रह पाते हैं, जिसके कारण जब हम इससे लेज़र लाइट पास करते हैं तो भी हमें लेज़र बीम दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सोल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं। वहीं बात करें अगर हमने डिस्टिल वाटर और जिसमें कि हम लोगों ने दूध डाला था, उसमें 2 प्रवस्थाएं होती है, परिक्षेप प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, अर्थात दूध के कण भी हैं, अब के पानी के भी कण हैं। तो इन दोनों कणों के कारण जब लाइट कोलाइडी कणों से होकर गुजरती है तो इन कणों से टकराती है और लाइट का परिकिरण होता है, अर्थात प्रकाश का परिकिरण होता है, और इस प्रकाश के परिकिरण के कारण एक चमक उत्पन्न होती है, अर्थात जब भी लाइट जाते हुए जहाँ से गुजरती है वहाँ पर आपको चमक दिखाई देती है, और इसी घटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करें टिंडल प्रभाव की घटना की, तो इस घटना में एक चमकीला शंकु बनता है जिसे हम बोलते हैं टिंडल शंकु। परिक्षेप प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के आकार के अंतर अधिक होने पर ही टिंडल शंकु स्पष्ट बनता है। तो आइए एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कि टिंडल प्रभाव में टिंडल शंकु क्या होता है और ये कैसे बनता है। यदि प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाए तो प्रकाश मार्ग एक चमकते हुए शंकु के रूप में दिखाई देता है, और इसका अध्ययन सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, और इस शंकु को हम कहते हैं टिंडल शंकु। तो दोस्तों यहाँ पर इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक बीकर है जिसमें कि कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, और यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड है प्रकाश किरण पुंज जो कि एक टॉर्च लाइट से निकलता है, जिसे हम P से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब प्रकाश किरण पुंज इस कोलाइडी विलयन में जाता है तो एक चमकीले शंकु जैसी संरचना बनती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और जाते और लौटते दोनों समय ये शंकु रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है, और इसी शंकु को हम बोलते हैं टिंडल शंकु। अब आइए जानते हैं कि ये टिंडल शंकु क्यों बनता है और ये क्यों चमकीला दिखाई देता है। तो जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी विलयन में जाती हैं तो ये कोलाइडी कणों से टकराती हैं, और टकराने की वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, और ये जो प्रकाश टकराकर वापस लौटती हैं ये हमारे आंखों पर पड़ती हैं, इस वजह से ये हमें चमकीला दिखाई देता है, और इसी घटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। आई थिंक आपको एनिमेशन के थ्रू समझ में आ गया होगा। अब पूरी घटना को अगर आपको इमेज के थ्रू डिनोट करना है, प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए मैं आपको इमेज दे दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इसको देख लीजिए, इसको अपने नोट्स में बना लीजिए। टिंडल प्रभाव के लिए आपको यही इमेज बनानी है और आपके बुक में यही इमेज आपको मिलेगी। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि लाइट सोर्स है, और जब वो कोलाइडी सोल्यूशन से गुजरता है तो जो उसकी किरणें होती हैं कोलाइडल सोल्यूशन में जो कण हैं उनसे टकराती हैं, और लाइट चारों तरफ फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, अर्थात प्रकाश का परिकिरण होता है, और जब हम इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो ये हमें चमकीली दिखाई देती है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोन नुमा संरचना है, और इसी कोन को हम बोलते हैं टिंडल कोन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम
बचे हुए जितने भी प्रॉपर्टी है कोलॉइडल सॉल्यूशन की उसको डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।